हेलो दोस्तों, क्लियर कैंसर चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप लोगों के लिए आज 31 अक्टूबर का करंट अफेयर लेकर आया हूं, जिसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सऊदी अरब के नोट पर भारत का गलत नक्शा दिखाने पर विदेश मंत्रालय ने जताई आपत्ति। दोस्तों क्या है पूरा मामला, इसके बारे में चलिए समझते हैं। दोस्तों क्या हुआ है कि अभी G20 जो सम्मेलन हुआ था वो सऊदी अरेबिया में हुआ था। किसमें हुआ था? सऊदी अरेबिया में G20 सम्मेलन हुआ था। बात करें तो G20 सम्मेलन की, तो दोस्तों ये जो सम्मेलन है G20, ये इसके जो 19 सदस्य हैं, कितने हैं? 19 सदस्य हैं, एक यूरोपियन संघ है, इसलिए इसको बोला जाता है G20। दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो कहीं हेडक्वार्टर नहीं है, और ना कोई इसकी जो अध्यक्षता करता है, जो देश इसकी अध्यक्षता करता है वही वहाँ पर इसका उस ईयर के लिए जो उसका राष्ट्राध्यक्ष होता है वही उसका अध्यक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले ये रही क्या G20 के बारे में। अब दोस्तों क्या मामला था उसके बारे में बताऊँ, विदेश मंत्रालय ने क्यों आपत्ति जताई। दोस्तों G20 सम्मेलन के लिए जो सऊदी अरेबिया है उसने अपनी करेंसी नोट निकाला था रियाद। जो सऊदी अरेबिया की करेंसी है उसका नाम है रियाद। उसमें उन्होंने एक नोट निकाला, ये जो नोट आप लोगों को दिख रहा है ये G20 नोट करके है, सऊदी अरेबिया 2020। ठीक है दोस्तों, ये जो नोट निकाला इसमें अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी और पाकिस्तान ने इस पर नाराजगी भी जताई थी। ठीक है दोस्तों, तो अब उस पर भारत ने अपनी आपत्ति जताई है। ठीक है दोस्तों, और उसमें सुधार करने के लिए भारत ने कहा है। क्या आपत्ति थी उसको मैं आप लोगों को बता दूं। दोस्तों जो आप लोगों को ये पीछे क्या दिख रहा है कि पीछे जो नोट है, नोट के पीछे इन्होंने एक वर्ल्ड का मैप लगा रखा है। क्या लगा रखा है? वर्ल्ड का मैप। उसमें इन्होंने क्या किया है कि जो ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट था भारत को जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट था उसको इन्होंने क्या कर दिया है कि उसको इन्होंने एक संप्रभु क्षेत्र बना दिया, और इसमें कहा गया ये एक विवादास्पद क्षेत्र है। तो इसको न तो पाकिस्तान के साथ किया है तो पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है, और न तो इसने भारत के साथ दिखाया है तो भारत ने आपत्ति इस पर जताई है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तो G20 समिट की। तो G20 समिट में जो G20 समिट थी उसमें जो 2020 की हो रही है, जो 2020 की समिति हो रही है G20 समिति, तो वो सऊदी अरब के रियाद में हो रही है। कहाँ पर? सऊदी अरब के रियाद में हो रही है, नवंबर 2020 में होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो G20 समिति 2021 की होगी वो रोम की इटली में होगी। कहाँ होगी? रोम की इटली में। और जो 2022 की होगी वो इंडिया में होगी। देखो इंडिया के रेफरेंस में जो भी बात हुआ करे उसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर में इसको पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो 2020 होगी, जो 2022, ये जो 2022 की जो होगी वो कहाँ पर होगी? इंडिया में होगी। इसको आप लोगों को याद करके रखना है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि जो ये भारत जो मसला था इस पे क्या किया गया था कि इसको नोट पर जम्मू कश्मीर को भारत में नहीं दिखाया गया है, क्योंकि जबकि अभी हाल ही में भारत सरकार ने 2 केंद्र शासित राज्य लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बनाया था। ठीक है दोस्तों, 370 हटा के, लेकिन इन्होंने क्या किया उसको हटा दिया, इसलिए जो मामला था वो तूल पकड़ लिया है। ठीक है दोस्तों, अब जो व्यापार की बात करूं तो इसमें जो सऊदी अरेबिया है और इंडिया है, इनके परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो इन दोनों देशों के बीच में व्यापारिक और सांस्कृतिक जो समन्वय बना रहता है। ठीक है दोस्तों, और अभी पिछली ईयर दोस्तों मोदी जी को इन्होंने अपना एक जो सऊदी अरब का सम्मान होता है उसको भी दिया था। तो इन दोनों बढ़िया मैत्रित्व पूर्वक संबंध है। लेकिन अभी हाल ही में जो इन्होंने रोड 24 अक्टूबर को जारी किया था उसमें भारत ने आपत्ति जताई है और कहा है कि ये घोर गलत बयानबाजी है, तो इसको सुधार करिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब जो है उसकी जो राजधानी है वो रियाद है, और जो करेंसी है वो सऊदी रियाल है, और इसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं। ठीक है दोस्तों, और इस जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया कॉन्टिनेंट पड़ता है। कहाँ पर? वेस्टर्न एशिया में, और जो ओपेक कंट्री है उसका हिस्सा है। ओपेक कंट्री बोले तो जो कंट्री जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो
ऑयल एंड गैस पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट कंट्री करती हैं उनमें सऊदी अरेबिया प्रमुख कंट्री। और दोस्तों जो सऊदी अरेबिया है ये पश्चिमी जो कंट्री है, जो पार्शियन गल्फ के जितनी भी कंट्री हैं उनमें सबसे बड़ी एरिया में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है कि आपकी सऊदी अरेबिया। ये रहा आपका सऊदी अरेबिया। इधर ये देखना पूरब में तो ये पार्शियन गल्फ है, ठीक है दोस्तों, और नॉर्थ में ये इराक और जॉर्डन की सीमा बनाता है। और दोस्तों इधर अगर पश्चिम में देखा जाए तो ये आपका ये क्या नाम है यमन, ओमान दक्षिण में, और इधर ये लाल सागर, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका पूरा सऊदी अरेबिया और पूरा मामला था जो मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में बता दिया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में है। भारत ने एससीओ मंत्रियों की विदेश अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार की 19वीं बैठक की मेजबानी की है। भारत में अभी एससीओ की बैठक हुई थी, इसमें भारत ने मेजबानी की है। बात करते हैं तो एससीओ की, तो ये 19th था, कौन सा था, ये 19th एससीओ सम्मेलन था। तो ये किसमें कहाँ पर हुआ है, इंडिया की न्यू दिल्ली में हुआ है, क्योंकि इसमें इंडिया जो था वो 2017 में इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया एससीओ का मेंबर कब बना, 2017 में। कौन कौन, इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बने थे, ठीक है दोस्तों। किस जगह पर, तो कजाकिस्तान में जब हुआ था, तो कजाकिस्तान में इसके मेंबर कौन कौन बना था, इंडिया और पाकिस्तान बना था, ठीक है दोस्तों। तो इंडिया ने पहली बार फर्स्ट टाइम इसकी अध्यक्षता की है, किसकी, एससीओ की, ठीक है दोस्तों। अगर एससीओ की बात करूं तो दोस्तों इसमें जो सेंट्रल एशियन की कंट्री हैं वो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और इसमें अगर और अदर कंट्री की बात करूं तो उसमें चाइना, इंडिया, पाक और रसिया। जो इंडिया और चाइना 2017 में ऐड हुई थी। अगर ऑब्जर्वर की स्टेट की बात करूं दोस्तों तो इसमें अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया है, ठीक दोस्तों। जो एससीओ की बात करूं तो एससीओ का जो दोस्तों स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी, 1996 में हुई थी। ये दोस्तों शंघाई में इसका हेडक्वार्टर दोस्तों। और जो अभी भारत में हुई थी उसमें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, जो आपको दिख रहे हैं ये पीयूष गोयल जी ने अध्यक्षता की है। इसमें क्या पॉइंट रखे गए थे उस पर मैं आप लोगों को बात कर दूं तो बहुपक्षीय ट्रेडिंग सिस्टम की बात की गई थी, कोविड-19 का जवाब मांगा गया है, ठीक है दोस्तों, चाइना से, और बौद्धिक संपदा का अधिकार की बात की गई है, और एमएसएमई की बात की गई है, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की लघु उद्योग की बात की गई दोस्तों, और एससीओ स्टार्टअप फोरम के तहत, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा था मामला किसका, एससीओ के बारे में। ये अभी भारत में हुई है, इसलिए आप लोगों को इसको याद रखना। और पहली बार ये भारत में हुई है क्योंकि भारत अभी 2017 में ही इसका सदस्य बना था, तो ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए जीके के तौर पर हुआ है करंट अफेयर में, ठीक है दोस्तों। अगर बात करूँ तो 2019 की, तो 2019 में दोस्तों ये कहाँ पर हुई थी, तो 2019 में ये किर्गिस्तान में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, किर्गिस्तान में हुई थी। तो इसको भी आप लोग याद कर लेना, ये 18वीं थी, ये जरूर याद कर लेना कौन सी है, ये 19वीं है जो इंडिया में हुई है, और पहले 18वीं हुई थी किर्गिस्तान में, ठीक है दोस्तों। इसके मेंबर कंट्री आप लोगों को बता दिया है। स्थापना दिवस 1996 में हुई थी। यहाँ पर जिसने अध्यक्षता की पीयूष गोयल, जो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, ठीक है दोस्तों। ये था पूरा मामला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना ने जवानों के लिए व्हाट्सएप जैसा मैसेजिंग ऐप SAI लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है, तो ये इंडियन आर्मी की तरफ से SAI लॉन्च किया गया है। अगर SAI की बात करूं तो सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, ये एक व्हाट्सएप की तरह एक मैसेजिंग ऐप है जो आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडियन आर्मी के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। इसमें इंडियन जो साइट है SEART जो है, जो साइट और इंडियन आर्मी के जो पैनल ऑडिटर हैं उन्होंने इसके बारे में देखभाल की थी, और इन्हीं ने उसको बनाया है। किसने, सैटन और जो आर्मी साइबर ग्रुप है, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसको बनाया है दोस्तों। बात आती है किसकी, सैट की, SERT। तो SERT जो है वो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, और एक जो आर्मी साइबर ग्रुप है उसके पैनल ऑडिटर ने इसको परखा है दोस्तों। इसको NIC पर IPR बोले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए फाइलिंग का काम चल रहा है इस पर। और दोस्तों इसमें बात करूं तो इसके अलावा इसमें क्या हो रहा है कि iOS प्लेटफॉर्म पर
ऐप लाने के लिए प्रक्रिया चालू है। किस पर? iOS पर। दोस्तों इसमें क्या किया गया है कि जो पर्सनली यदि किसी की जो मैसेजिंग वगैरह है आर्मी में और राष्ट्रीय सुरक्षा की जानकारी लीक हो रही थी, उसके परिप्रेक्ष्य में उसको देखते हुए कि ये इस पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा की जानकारी है लीक ना हो, किसी के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लीक ना हो, उसके लिए इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए ये ऐप डाउनलोड किया गया है, ये ऐप बनाया गया है। जो SI है ये ऐप एंड्रॉयड संस्करण एंड टू एंड सुरक्षित वायरस टेस्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाओं के लिए समर्थन करेगा दोस्तों। तो इसलिए ये ऐप को बनाया गया है। जो जैसे ही व्हाट्सअप हमारा चला जाता है, इसी व्हाट्सअप के तौर पर ये पूरा एक मैसेजिंग ग्रुप है जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। ये इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा था SAI का मामला जो आप लोगों को मैंने पूरा करा दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के निवेश मंत्री ने UK इंडिया बिजनेस काउंसिल की डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 जारी की है। तो ये किसने जारी की है? UK इंडिया बिजनेस काउंसिल ने, और ये डूइंग बिजनेस इन ग्लोबल रिपोर्ट जारी की गई है। और दोस्तों ये जो ग्लोबल इंडिया जो डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट है, ये 2020 में ये 5वीं जारी की गई थी, और पहली जो है वो दोस्तों फर्स्ट टाइम 2015 में जारी की गई थी। कब जारी की गई थी? तो ये पहली बात की जाए तो 15 में जारी की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसमें 106 UK फोरम के तहत सर्वेक्षण के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। किसके तर्ज पर? 106 UK फोरम के तर्ज पर इसको जारी किया गया है। दोस्तों इस रिपोर्ट की बात करूं तो इस रिपोर्ट में क्या किया कि इंडिया ने जो स्कोर किया था 2019 में, कितना स्कोर किया था? 2.14। क्या था? 2.14 ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट में इंडिया ने 2019 में 2.14 रिपोर्ट किया था, स्कोर जो किया था 2.14। और दोस्तों जो 2020 में किया है ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, और ये 22.9 कितना हो गया है? 22.9 ये हो गया है दोस्तों। तो ये था। अब इसकी बात करूँ रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जो है उच्च आयात शुल्क और मतलब कि इसमें जो इंडिया और अदर कंट्री के बारे में अगर जो व्यापार में जो दिक्कतें आती है उसमें क्या क्या दिक्कत है? एक तो दोस्तों GST मुद्दा है, दूसरा है दोस्तों विदेशी मुद्रा विनिमय, और तीसरा उच्च आयात शुल्क जो लगाया जाता है इंडिया के द्वारा, और इंटरनेशनल मानकों का संरक्षण की कमी। जो इंटरनेशनल इंडेक्सेस हैं उनकी संरक्षण की कमी है दोस्तों। ये इसके मुद्दे थे, इस पर बात की गई है दोस्तों। और ये 5वीं और पहली ये 2015 में निकाली गई थी। ठीक है दोस्तों, ये पूरी आपकी ये 6वां संस्करण था। कौन सा है? 6वां संस्करण था। ठीक है दोस्तों, पहली बार 2015 में निकाली गई थी 106 UK फोरम के तहत। आप लोगों को पूरा जानकारी लिखी है, इसलिए आप लोग इससे नोट डाउन कर लेना। PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरकार ने खाद्यान्नों की पैकिंग जूट की बोरी में करना अनिवार्य कर दिया है। मतलब सरकार ने क्या किया है कि जो जूट की जो सामान है उसको किसमें पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया है? तो इसको जूट के उसमें। दोस्तों पहले क्या था कि जो जूट की जितनी भी 10% पर जो सामान था उसको हम चीनी जो सामान था उसको 10% सामान हम पैकेजिंग करते थे जूट में। लेकिन जूट के उद्योग को देखते हुए दोस्तों अब क्या कर दिया गया है, जो खाद्यान्न है वो 100% और चीनी जो जूट 20% को चीनी को जूट के थैलों में अनिवार्य रूप से पैकेज कर दिया है। ये किसके लिए किया गया है? जूट उद्योग को देखते हुए उसकी उन्नति के लिए किया गया है। बात करें दोस्तों जूट की, तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा जो जूट है वो इंडिया में पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। तो इसका डाटा आंकड़े की बात करूँ तो 7.64 मिलियन टन, कितना? 7.64 मिलियन टन जूट जो है वो वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है। और उसके बाद अगर बात करूँ दोस्तों तो वेस्ट बंगाल के बाद बिहार जो ऐसा स्टेट है, उसके बाद अगर बात करूँ दोस्तों तो उड़ीसा है जिसका सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर जूट इंडिया में उगाया जाता है। अगर उसकी बात करें दोस्तों उसके बाद आसाम अपना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आंध्र प्रदेश। तो ये स्टेट थे इंडिया के 5 जिनमें सबसे ज़्यादा जूट उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये जो बात की गई है किस मंत्रालय के तहत की गई उसको मैं बता दूं। CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा ये बात कही गई है। और इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है 10% से 20% जो चीनी
पैकेजिंग है वो किस में की जाएगी, जूट के थैलों में इसकी पैकेजिंग की जाएगी। ये पूरी बात है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेल यात्रा के दौरान महिलाओं के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मेरी सहेली नामक एक पहल की शुरुआत की गई है। दोस्तों जो मेरी सहेली है उसकी शुरुआत की गई है। इसमें क्या होगा दोस्तों, जो महिला कांस्टेबल और महिला सब इंस्पेक्टर जो हैं उनकी एक टीम बनाई जाएगी। वह उस बात की निगरानी करेगी जो महिला यात्री हैं ये अगर अकेले ही यात्रा कर रहे हैं तो उनके जो सामान वगैरह है उनकी निगरानी, उनकी सिक्योरिटी और सुरक्षा संरक्षा की व्यवस्था करेगी, उनके आराम के लिए व्यवस्था करेगी। ये रेलवे प्रशासन के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल चलाई गई है। ये पायलट परियोजना के तहत चलाई गई थी। किसके तहत, पायलट परियोजना के तहत। और दोस्तों इसमें अवेयरनेस, जो महिलाएं यात्री हैं उनको अवेयरनेस कराई जाएगी। और किस चीज़ के बारे में बताया जाएगा, तो आपातकालीन जो नंबर है जो रेलवे के लिए आपातकालीन नंबर महिलाओं के लिए जो है वो 182 है हेल्पलाइन नंबर। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और आपको तुरंत इसमें मदद मिलेगी जो भी महिलाएं हैं। इसके लिए ये बात करी गई है और ये एक ऐप रेलवे मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। तो ये किसके द्वारा चलाया गया है, मेरी सहेली ऐप पायलट योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पर प्रारंभ हुआ था, तो ये दक्षिण पूर्वी रेलवे में स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था। कहाँ से, दक्षिण पूर्वी रेलवे से। ये पूरा मामला था दोस्तों। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भूमि पंजीकरण के दौरान भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए धरणी पोर्टल लॉन्च किया है। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, धरणी पोर्टल लॉन्च किया है। किसके लिए, एकीकृत भूमि पोर्टल धरणी। चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये किस लिए लॉन्च किया गया है, क्योंकि दोस्तों जो करप्शन होता था उसको समाप्त करना है। संपत्ति पंजीकरण जो होता था उसके लिए अब मानव इंटरफेस की जरूरत नहीं है, बिना मानव इंटरफेस के ही ये पंजीकरण हो जाएगा। और दोस्तों जो भूमि विवाद थे वो भूमि विवाद ना हो, स्टेट के अंदर जो विवाद थे उनके ये विवाद ना हो, इसलिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, तो ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, यशवर्धन कुमार सिन्हा को नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा। दोस्तों जो नियुक्ति है इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को पूरी नियुक्ति करा दी जाएंगी जो 2020 में नई नियुक्ति की गई हैं। और दोस्तों जो नियुक्ति है केंद्र सरकार में उस पर भी एक वीडियो स्पेशल बना दिया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों किस में की गई है, तो CIC में की गई है। CIC जो है ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है। कौन सा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, वो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन इसका अध्यक्षता करेंगे। कौन, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो इनको ये जो यशवर्धन कुमार सिन्हा है इनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये पूरी बात थी। बात करूँ तो CIC की, तो CIC दोस्तों ये 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको स्टैंड करता है किस पर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये थी पूरी मामला था, ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है दोस्तों, जो मुख्य सूचना आयुक्त है ये 2005 में स्थापित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा, मुख्य सूचना आयुक्त करेगा। यह सूचना चाहने वालों से अपील सुनता है और RTI अधिनियम से प्रमुख मुद्दों को भी संबोधित करता है। तो ये आप नोट डाउन कर लेना इसको। और यशवर्धन सिंह सिन्हा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, बाढ़ और भूस्खलन के बाद चक्रवाती तूफान मोलवे ने वियतनाम में तबाही मचाई है। तो कहाँ पर मचाई है, वियतनाम में। ये दोस्तों कौन सा तूफान था, तो ये तूफान था मोलवे। इसको याद कर लेना क्योंकि ये नाम पूछे जाते हैं कई बार क्वेश्चन में कि मोलवे तूफान कहाँ पर आया था, तो वो वियतनाम में आया था। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हुआ था कि कम से कम 19 से 20 लोग मारे गए हैं और 45 से 50 लोग अभी घायल अवस्था में हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कौन सा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो दोस्तों इसको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, मोलवे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया है। ऐप से ही आपको याद हो जाएगा ग्रीन दिल्ली ऐप। तो आपको इससे याद ही नहीं करना है, सिर्फ सब कुछ ऐप ही से समझ में आ रहा है कि दिल्ली के लिए किया गया है। और सबसे ज़्यादा अभी प्रदूषण किस में है, तो दिल्ली में ही है।
क्योंकि दोस्तों आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाई जा रही है और क्या हो रहा है कि जो ये अपशिष्ट वगैरह है इसको जलाया जा रहा है। इसको देखते हुए एक ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया गया है। ये दोस्तों जो ऐप है ये इसलिए लॉन्च किया गया है कि जो भी अपशिष्ट जलाते हैं या धूल उत्सर्जन करते हैं या प्रदूषण फैलाते हैं उसके लिए ये शिकायत दर्ज करने के लिए ये ऐप बनाया गया है। इस पर आप डायरेक्टली शिकायत कर सकते हैं इस ऐप के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अच्छा कदम है ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो सीएम अरविंद केजरीवाल हैं इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है जिससे दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो, क्योंकि दिल्ली में प्रेजेंट टाइम बहुत ज़्यादा प्रदूषण चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये थे मेरा पूरा करंट अफेयर। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए जिससे आप लोगों के लिए और मदद मिल सके। आपको दोस्तों को कनेक्ट करिए, उनको भी ये जानकारी मिल सके। दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों ये जो पूरा डिटेल है वो इसीलिए मैंने लिख कर लाता हूँ कि आप लोगों को लिखना न पड़े, आप एक बार सिर्फ जो कंसेप्ट है उसको समझते जाइए, क्योंकि मैं इसको पूरा स्टैटिक जीके के साथ लेकर चलता हूँ। करंट अफेयर जो होता है उसको स्टैटिक जीके भी लेकर चलता हूँ, इसलिए आप लोग इसको पूरा डिटेल से पढ़िए करिएगा और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। दोस्तों जो पिछले एग्जाम हुए थे उनमें जो मैं वीडियो कराता हूँ इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, इसलिए आप लोग इसको सीरियस से पढ़ें और इसको सीरियसली लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।